हम थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं कि ये बाल उगता कैसे है। ठीक है जी, इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पहले समझ लेते हैं, फिर खराबी कहाँ होगी फिर वो आसानी से आपको समझ लें। ये एक बाल का हमने इसको बड़ा हो सकता है, ये एक बाल की रूट और ये है एक बाल, और इसके नीचे एक पूरी फैक्ट्री लगी हुई है। देखिए ना, ये कितनी चीजें हैं, हेयर मैट्रिक्स है, पेप्लिया है, डर्मल ब्लड वेसल्स हैं, हेयर रूट है, ये आर्टिकल पाइल मसल्स है, सबक्यूनिस ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल वॉल है, हेयर बल्ब है, आर्टरी है, वेन्स हैं, फैट्स हैं, पूरी फैक्ट्री नहीं है। आपको तो एक बाल लगता है ना, इसके पीछे खुदा ने पूरा एक मैकेनिज्म रखा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई है। ये नॉर्मल एयर ग्रोथ का साइकिल है। यहाँ मैंने इसकी इन दोनों की तारीफ भी आपको लिखवाई थी। ये बेसिकली हमारा जो सेल है ना, ये सेल है, ये हेयर मैट्रिक्स जो है ना इस सेल का हिस्सा है, पेप्लिया भी इस सेल का हिस्सा है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ ये ग्लैंड है, ये सेक्रीट करता है, यहाँ सिक्रीशन इसको देता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इस रूट को यहाँ से खुराक मिलती है। ठीक है जी। और ये देखें ना, आर्टरी की भी सप्लाई, यहाँ खून की भी सप्लाई मौजूद है, वेंस भी यहाँ से वापस भी सारा पूरा सिस्टम मौजूद है। ठीक है जी। ये स्किन के अंदर ये सारा काम हो रहा है। जैसे हमने लेकोडर्मा में पढ़ा था कि वो लेकोडर्मा में क्या होता है कि यहाँ एक जो सेल होता है, मेलानिन साइट्स जो सेल होता है वो तबाह हो जाता है। इसमें भी ये जो सेल है ना ये तबाह हो जाता है। ये जो सेल है, जब सेल तबाह होगा जिस हिस्से का, तो वहां क्या होगा, बालचार हो जाएगा। ये नॉर्मल से आगे चले जाए। अब वो कहता है कि ये एनाजिन एक प्रोसेस है। ये देखें, ये नरिशमेंट ऑफ द हेयर फॉलिकल, ये हेयर फॉलिक ये जो है ना, इसको यहाँ से खुराक मिल रही है। यही बात है ना, देखो ये खुराक मिल रही है, ये वैन ब्लड साई इनेबल्स फॉर ग्रोथ, ये इसकी खुराक, ये देखें ये खुराक इसको मिल रही है, देखें, और ये खुराक मिलती है इसको तो ये ग्रो कर जाता है। फिर एक ये इसको कहते हैं एनाजिन स्टेज। ये 2 और 6 साल तक इसकी लाइफ है, इस बाल की एक नॉर्मल लाइफ जो है। जब ये स्टेज आ जाएगी, कैटाजिन स्टेज आ जाएगी, इसको ट्रांजिशन फेज कहते हैं, तो फिर ये इसको खुराक मिलनी बंद हो जाएगी। इसकी जो नरिशिंग ब्लड सप्लाई ये नहीं मिलेगी, तो यहाँ फिर इसकी ग्रोथ जो है इस फेज में रुक जाएगी। जब किसी पौधे को आप पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, सूख जाएगा। तो अगला फेज यह होता है कि ये सूख जब जाएगा तो ये पुल आउट बाहर निकल जाएगा। अब समझ आ गई जी साइकिल। और ये यहां पर खराबियां शुरू होंगी। बेसिकली खराबी क्या होगी कि ये सप्लाई है ना, या ये खत्म हो जाएगी, या पूरे सेल पे अटैक हो जाएगा किसी चीज का। पूरे सेल में कहां अटैक होगा, वो ऑटोइम्यून की वजह से होगा कि आपका अपना एंटीबॉडीज जाके पूरे सेल को तबाह कर देंगे। दूसरी एजिंग वाइज होता है कि एजिंग वाइज आपकी ये सप्लाई नहीं कम हो गई है, तो बाल की ग्रोथ कम हो गई है और फिर वो कम होते जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दिस इज द एजिंग फैक्टर। किसी भी वजह से सप्लाई कम हो सकती है। हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है मेल एंड फीमेल्स का, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन एक हार्मोन है जिसका बहुत ज़्यादा रोल है इसका, वो आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। एंड्रोजन, उसके अंदर ही जो टेस्टोस्टेरोन बनता है। जब वो हार्मोन बनना कम हो जाएगा
तो फिर इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। इसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर है उसको खुराक नहीं मिल रही। इसलिए दुनिया में ये बहस है कि जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंड्रोजन लेवल ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा उम्र पाते हैं। लिहाजा दुनिया में अब इस बात पे बहस हो रही है कि आप जितने सेक्सुअली एक्टिव हैं, आपका हार्मोनल लेवल जितना बेहतर है, जितना बेहतर आप रख सकते हैं, इतनी आपकी उम्र ज़्यादा होगी, इतनी उम्र ज़्यादा। इसलिए वेस्ट और दूसरी कौमों ने ये किया है कि आप इन हार्मोन्स को ज़्यादा बेहतर रख रहे हैं ताकि वो एजिंग अर्ली एजिंग ना आए। तो यही प्रोसेस अर्ली एजिंग का बालों में भी है। ठीक हो गया जी। ये 3 स्टेजेस हमने आपको, ये बना, इसकी सप्लाई हुई, 2 से 6 साल के अंदर ये जिंदा रहा, फिर जब इसकी एक नेचुरल सप्लाई कम हुई, डेथ हुई, और फिर पुल आउट के निकल गया। आगे चलेंगे। ये आ गया फर्स्ट फेस जिसका मैंने जिक्र किया था, एनाजन फेस, 2 से 6 साल। और जब ये सप्लाई खत्म होगी तो फिर क्या हो जाएगा, 1 से 2 हफ्ते, 1 से 2 हफ्ते में सूख जाएगा और फिर 5-6 वीक लगेंगे इसको फारग होते हुए। हाथ से करेंगे तो बाहर पे पड़ा होगा या खुद ही गिर जाएगा। नॉर्मल साइकिल समझ आ गया जी। फिर अब नॉर्मल साइकिल समझ आएगा। बाल के नीचे एक पूरी खुदा ने इतना, अब जब एक एक बाल को आप पढ़ते हैं तो उसकी पूरी एनाटॉमी है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी है, उसके अंदर पूरी एक मैकेनिज्म है, पूरी एक फिक्री। ये कहते हैं हम डिजीज को समझना ही नहीं चाहते। इनको ये पढ़ना जरा मुश्किल लगता है, ये बड़ा मुश्किल सा काम है ना, मुश्किल सा काम। लेकिन आपने 2 मिनट में समझ लिया कि इसकी एक रूट है, एक सेल है, उसकी खुराक है, वो खुराक आती है तो ठीक है, खुराक बंद होगी तो ये तो समझ आ गई है ना। ये इतनी साइंस तो समझ आ गई है ना कि आपने दरख्त लगाया है, आपने उस दरख्त को पानी रोज देना है, नहीं देंगे तो सूख जाएगा, सूख जाके टूट जाएगा। यही बात है, यही मैकेनिज्म इधर भी है। आसान है मुश्किल है? आप किसी को गंजेपन का मैकेनिज्म समझाने में कोई मुश्किल है? आप ये टेक्निकल चीज़ें भी समझा सकते हैं, आप इतना भी शॉर्टकट समझा सकते हैं कि जिसका एक रूट होता है, उसका एक सेल होता है, उसके अंदर इस तरह खुराक का एक निज़ाम है, और वो जब उसको मिलता है तो वो ग्रो करता है, उसका ये साइकिल है, और वो अगर नहीं मिलती तो बंद हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा कोई हमला हो जाता है। देखिए इंसान का एक नॉर्मल साइकिल है ना, इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर जंग शुरू हो जाती है, कोई फात आ जाती है तो इंसान मर जाते हैं। वो दूसरा एक और भी निज़ाम है कि इस सेल को कोई मार दे आके, जिसको कहते हैं ऑटोम्यून। एक तो नॉर्मल साइकिल है और एक बीमारी की सूरत का साइकिल है। बीमारी की सूरत के साइकिल क्या हो सकता है कि एक तो इसकी खुराक ही कोई बंद कर दे, कम कर दे, तो बाल की तादाद कम हो जाएगी, ज़ाहिर है इतनी पूरी सप्लाई नहीं होगी तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। दूसरी है कि इस पर कोई हमलावर हो जाए, तो हमलावर कौन होगा? कोई बीमारी की सूरत में हो सकता है। बस बेशुमार लोगों को टाइफाइड होता है और टाइफाइड के बाद उसके बाल गिर जाते हैं, तो ये क्या हुआ? बीमारी का हमला हो गया। तो हमने उसको ठीक करना है, टाइफाइड के आफ्टर इफेक्ट्स को खत्म करेंगे तो उसके बाल ग्रो कर जाएंगे। एक औरत है, बच्चे जन्ने के बाद कमजोर हो जाती है और उसके बाल गिर जाते हैं, तो उसकी कमजोरी को हम दूर करेंगे। वो बच्चे जन्ने जैसे काली कार्ब है, लाइको है, सट्रोनेशियम कार्ब है, उसको दूर करेंगे। एक बंदा गम की परेशानी की वजह से, तो फिर इग्नेशिया है, एसिड फास है, उस रूट पे हम चलेंगे। और दुनिया की वाइड साइंस है जिसके पास हर कॉजेटिव फैक्टर पे रेमेडी मौजूद है, हर कॉजेटिव फैक्टर पे रेमेडी मौजूद है। तो बालों का उड़ना, अगर आप इसके मैकेनिज्म को समझ जाते, अब दुनिया की जो दूसरी साइंस है, आप कहेंगे उनको तो इस बात की समझ है,
उनको इस बात की समझ है, उनके पास दवाई नहीं है। हमारे पास दवाई है, हमें इस बात की समझ नहीं है, हैं? दोनों काम वैसे एक जैसे ही हैं। उनको सारा मैकेनिज्म आता है, उनके पास दवाई कोई नहीं है। मेरा गली मोहल्ले का बंदा भी बाल चाल ठीक कर लेता है, दवाई तो उसको है लेकिन उसको ये समझ नहीं है, वो तुक्का लग गया उसका। लेकिन अगर हम इसको समझ के, उस दवाई को समझ के किसी दुरुस्त समझ पे चलते हैं तो हम ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। एक हिस्सा हमारे पास है, एक हिस्सा उनके पास है। तो होम्योपैथी क्या कहती है? दोनों हिस्सों को समझ के काम चलना होता है ना। व्हाट इज द डिजीज, व्हाट इज द आर्टिफिशियल डिजीज? होम्योपैथी तो ये कहती है हमारे पास इलाज है, लेकिन हमारे पास समझ की कमी है। उनके पास समझ है, उनके पास इलाज नहीं है। और मैं ये बात याद रखें, वो अब समझ रहे हैं, लोग होम्योपैथी को अब समझ रहे हैं। और ये जो मंजन बेचने वाले ना, इनको लोगों ने फारग कर देना है। चलेगी हमारी साइंस, ये मैं आपको बता दूं, तो उनको अभी दवाइयां समझने में 10, 15, 20 साल, 30 साल लग जाएंगे। समझ आई? चलेगी हमारी साइंस ही। जिसने ये समझा, जिसने दोनों चीजों को समझा, क्लिनिक उसी का चलेगा। क्योंकि होम्योपैथी जो है ना, ये है प्लैटिनम बड़ा, सच्ची में आपको बताऊं। इसने एक मरीज ठीक करना ना, फिर ये टांग पे टांग रख के, तो फिर ये काले बंदे से बात ही नहीं करता। वो छोड़ यार, मैं तो वो बंदा ठीक ही था। हर महफिल में, हर जगह उसका किस्सा वही चलता रहेगा। फिर वो कहानियां किस्से बनाता रहेगा, अगला नहीं ठीक होगा। वो कोई अंधा सी ना, अंधा, तो गलती से ना उसके पाँव के नीचे बटेरा आ गया, उसने उसको ज़बह करके खाया। किसी ने पूछा, उसने कहा यार खाते ही बटेरे हैं, हैं? मैं तो खाना ही बटेरे हैं। भाई ये इत्तेफाकात जो है ये हर रोज नहीं होते ना, लेकिन साइंस हर रोज होती। H2O इज इक्वल टू वाटर, रोज जो मर्जी है बना ले। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गट्ठी करके जो मर्जी है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का गट्ठा करें तो पानी बन जाता है, बन जाता है। तो जो ये साइंस सीखेगा, जिसकी हम बात करेंगे, ये फिर रोज बटेरा जाल होगा आपके पास, फेंके बटेरे पकड़े, है ना। मजे की साइंस। जब आपको पता ही नहीं कि क्या स्टेज है, क्या होता है, फिर क्या करूं यार। और ये जो हमने तरीका अपनाया, यकीन माने, मैं तो मेरे पास 10 साल का अनपढ़ औरतों को भी अब पता चल गया है कि ये होम्योपैथी क्या क्या चीज़ें डील करती। हम सिर्फ ना होम्योपैथ डॉक्टरों को किबले दुरुस्त कर रहे हैं, हम तो जनरल पब्लिक को भी पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब पब्लिक पढ़ेगी तो होम्योपैथी की तरफ आएगी। और होम्योपैथी को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यार अल्लाह के बंदो तैयार हो, तुम्हारे पास आने हैं, लोगों ने आना है आपके पास, खाली ना जाएं। मैं तो वोकल ही 4-5 साल पहले हुआ हूँ, मेरे लेक्चर ऐसी तरह चलते थे। हमने तो ये 40, 50, 60 लाख बंदा दे के सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा करके यार आपके हाथ दे रहे हैं, हवाले कर रहे हैं, आपके बगैर कीमत पैसे हवाले कर रहे हैं भाई। इसलिए हवाले करें कि हम जब मरें तो हमारा ये दौर गुजराएगा, ये कहे कि किसी दौर में कोई काम हुआ है। हम तो सिर्फ इसलिए कर, हम होम्योपैथी को की डूबती किश्ती को हमने बाहर निकाला है। बड़ी बात नहीं है, ये खुदाई इल्म है। हमसे ज़्यादा आने वाले वक्त में और अभी भी लोग समझ के ज़्यादा करेंगे, लेकिन हमने एक दुरुस्त सिमत इख्तियार की। दुरुस्त सिमत इख्तियार करना भी कामयाबी की तरफ, मंजिल की तरफ बढ़ने की बात है ना। तो हम तो गलत सिमत, नहीं जी तुम 10 सलामत याद कर लो,
अब मैं गंजेपन की कैटेगरीज कितनी बनाऊंगी, सारी दवाइयां तो एक गंजे को नहीं ठीक कर सकती ना।